नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर की राजनीति विज्ञान के पेपर सेकंड लोक प्रशासन की तीसरी यूनिट कार्मिक प्रशासन पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू कर रहे हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्मिकों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन की समस्त सांगठनिक जो ढांचा है वो कार्मिकों के ऊपर टिका है। कार्मिक अथवा कर्मचारी ही इन प्रशासनिक संगठनों को संचालित करते हैं और प्रशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य है वो करते हैं। तो इस इकाई में हम कार्मिक प्रशासन से जुड़े विभिन्न आयामों जैसे उनकी भर्ती, उनकी पदोन्नति, उनका प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्मिक अथवा कर्मचारी किसे कहते हैं? प्रत्येक प्रशासनिक संगठन में कार्यों का बंटवारा किया जाता है। अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग कार्य है वो सौंपे जाते हैं। ये कार्यों का वितरण उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। कार्मिक प्रशासन का अर्थ है सरकार में कर्मचारियों का वर्गीकरण, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, अनुशासन और उनकी सेवानिवृत्ति। ये सभी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आने वाले बिंदु हैं या इन सभी बिंदुओं का अध्ययन कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण पक्ष है और कार्मिक प्रशासन इसका एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हरमन फाइनर ने कहा है कि लोक प्रशासन का संप्रभु कारक है वो कर्मचारी हैं। कार्मिक प्रशासन या पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन को जनशक्ति प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन या श्रम कल्याण प्रबंधन इत्यादि भी कहते हैं। इसका सरोकार कर्मचारियों का वर्गीकरण, उनकी भर्ती इत्यादि से होता है। ग्लैडेन ने कहा है कि लोक सेवा को निष्पक्षता से चयनित, प्रशासनिक रूप से सक्षम और राजनैतिक तौर पर तटस्थ और समाज के प्रति सेवा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। ये ग्लैडेन ने लोक सेवकों की या कार्मिकों की विशेषताएं बताई है कि उनका चयन है वो निष्पक्षता से हो, वो उनको अलॉटेड जो कार्य हैं, प्रशासनिक काम है, उनको करने में सक्षम हो और राजनैतिक तौर पर वो किसी भी दल का पक्ष न लेते हो यानी तटस्थ रहते हो और समाज के प्रति सेवा की भावना उनमें होनी चाहिए। इसी तरह हरमन फाइमर ने कहा है कि लोक सेवा स्थायी और वैतनिक यानी जिनको अपने कार्य के लिए वेतन मिलता है और जो अपने कार्य में कुशल होते हैं ऐसे अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। यानी ये सभी विशेषताएं हैं, ये किसी भी संगठन के कर्मचारियों में होती है कि उनका निष्पक्ष तौर पर चयन किया जाता है, ये अपने काम में प्रोफेशनल होते हैं और राजनीतिज्ञों की भांति ये किसी दल का समर्थन नहीं करते हैं बल्कि खुली प्रतियोगिता के आधार पर चयनित होने के पश्चात राजनैतिक रूप से तटस्थ रहते हुए अपने आप को लोक सेवा के लिए समर्पित करते हैं। लोक सेवा या सार्वजनिक सेवा को एक कैरियर के तौर पर लेते हैं और लगातार इन संगठनों में रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक अनुभव प्राप्त करते हैं। इस कारण ये अपने कार्य में विशेषज्ञ बन जाते हैं और ये सभी संगठन श्रेणी क्रम के सिद्धांत के आधार पर गठित होते हैं। श्रेणी क्रम यानी प्रत्येक कर्मचारी अपने से ऊपर का जो स्तर है उसकी आज्ञाओं का, ऊपर के स्तर के अधिकारियों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। आदेश है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। एक पिरामिडीय ढांचा प्रत्येक प्रशासनिक संगठन में पाया जाता है और इनका सबसे बड़ा गुण है अनामिकता, यानी ये बिना नाम के, बिना प्रशंसा या निंदा के तटस्थ भाव से अपने पद के अनुसार अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। विकासशील राष्ट्रों में जहाँ पर राज्यों ने लोक कल्याणकारी स्वरूप अपना लिया है, उन राज्यों में या उन राष्ट्रों में लोक सेवकों की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वो निम्न कार्यों को संपादित करते हैं। पहला है जिसमें नीतिक कार्यान्वयन यानी पॉलिसी एग्जीक्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कर्मचारी अथवा कार्मिक है, ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। कार्यपालिका को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अस्थायी कार्यपालिका जो कि राजनीतिक कार्यपालिका भी कहलाती है, प्रत्येक 5 वर्ष के चुनाव के बाद उसमें बदलाव आता है, उसे हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। वहीं दूसरी और कर्मचारी नौकरशाही, ये एक स्थायी कार्यपालिका है जो एक बार चयनित होने के पश्चात अपनी सेवानिवृत्ति तक इस कार्यपालिका के अंग बने रहते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। तो इनका मुख्य कार्य, जैसा कि कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को, नीतियों को लागू करना, तो वही काम इनके द्वारा भी किया जाता है। पॉलिसी एग्जीक्यूशन इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। और वर्तमान के कल्याणकारी राज्यों के जो लक्ष्य हैं, सामाजिक और आर्थिक समानता और विकास संबंधी लक्ष्य, उनकी पूर्ति के लिए कुशल कार्मिकों का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण काम है नीति निरूपण। इसमें भी लोक सेवक सक्रिय होने लगे हैं। हालांकि नीतियों का निर्माण करना विधायिका या व्यवस्थापिका का कार्य है, लेकिन चूंकि मंत्री है वो गैर पेशेवर होते हैं या राजनीतिक कार्यपालिका है वो प्रोफेशनल नहीं होती है, नीतियों की जटिलताओं को नहीं समझ पाती, इस कारण सूक्ष्म बिंदु जो होते हैं उनके लिए वो लोक सेवकों की सलाह के ऊपर निर्भर करते हैं। अगला बिंदु है प्रदत्त विधि निर्माण, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी ये एक तरह का अर्धविधायी कार्य है। व्यवस्थापिका विधि निर्माण का कार्य करती है, लेकिन समय की कमी, कार्य की अधिकता, विधि निर्माण की बढ़ती हुई जटिलताएं, इस सब के कारण विधायिका प्रत्येक कानून का निर्माण नहीं कर पाती है। और अनेक कानून ऐसे होते हैं जिनका बाहरी ढांचा बनाकर मूल कार्य जो है उप कानून, नियम, विनियम का बनाने का कार्य है वो लोक सेवकों को सौंप दिया जाता है। इसे ही अधीनस्थ विधि निर्माण, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेट लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिनिर्णय, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाती है। ये एक प्रकार का क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, अर्ध न्यायिक कार्य है, जिसमें राज्य और नागरिकों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा न्यायाधीश न करके लोक सेवक या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनके मामले में निर्णय करते हैं। इस कार्य में न्यायाधीश के साथ साथ न्यायाधीशों के स्थान पर लोक सेवक हैं वो निर्णय है वो देते हैं। जैसे भारत में आयकर ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, औद्योगिक अधिकरण, किराया अधिकरण, रेंट ट्रिब्यूनल, इस तरह के कई ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इनको बनाने का उद्देश्य है कि सामान्य जो न्यायिक पद्धति है उसको फॉलो किए बिना त्वरित बेसिस पे या फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिजल्ट्स हैं या डिसीजंस हैं वो दिए जा सकें और मामलों को यथासंभव जल्दी निपटाया जा सके। तो ब्यूरोक्रेसी या फिर नौकरशाही है, विकासशील समाजों में लोक कल्याणकारी कार्य है उनकी दर है वो बढ़ती जा रही है। लोक कल्याणकारी कार्य है ये इनका दायरा विस्तृत हो रहा है। इसके साथ साथ ही नौकरशाही की या ब्यूरोक्रेसी की भूमिका है वो बढ़ती जा रही है। टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के प्रकार। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासनिक राज्य नामक पुस्तक में FM मार्क्स ने नौकरशाही को 4 स्तरों में बांटा है। अभिभावक नौकरशाही या गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, इस प्रणाली में लोक सेवक हैं उन्हें न्याय और सामाजिक कल्याण का अभिभावक या गार्जियन माना जाता है। इसमें नौकरशाहों का अधिकारियों का चयन उनकी शिक्षा के आधार पर होता है। उसके पश्चात जैसा कार्य है उसके अनुसार उनको उचित प्रशिक्षण है वो भी दिया जाता है। मार्क्स के अनुसार प्राचीन चीन की नौकरशाही गार्जियन नौकरशाही या फिर अभिभावक नौकरशाही है वो मानी जा सकती है। इस नौकरशाही में कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं हैं। उन्होंने चीन के नौकरशाहों के जीवन में अनुकरणीय जो सिद्धांत हैं उनको प्रदर्शित किया है।
इस प्रकार की नौकरशाही है वो थोड़ी परंपरावादी, रूढ़िवादी और आडंबरपूर्ण नौकरशाही मानी जाती है। दूसरा इसका प्रकार है कास्ट ब्यूरोक्रेसी और जातिगत नौकरशाही। इस प्रकार की प्रणाली में केवल उच्च जातियों और वर्गों के लोग ही लोक सेवक बनते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत के प्रशासनिक पदों पर केवल ब्राह्मण और क्षत्रियों की नियुक्तियां ही की जाती थी। मार्क्स के अनुसार इस तरह की नौकरशाही एक तरह से उच्च वर्गों को योग्यता के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, यानी उच्च वर्ग ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग हैं वही शासन करने के लायक हैं, ऐसा संदेश देने का प्रयास है वो किया जाता है। प्राचीन भारतीय नौकरशाही इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसके अलावा कुछ समय पहले तक ब्रिटिश लोक सेवा के सदस्य कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के विद्यार्थी या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्नातक ही ब्रिटिश लोक सेवा के सदस्य बनते थे। ये कुलीन परिवारों के होते थे और इसीलिए विलोबी ने इस जातिगत नौकरशाही को कुलीन तंत्रीय नौकरशाही भी कहा है। अगला इसका प्रकार है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी या संरक्षण नौकरशाही। इस प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवा में जो भर्तियां हैं वो व्यक्तिगत कृपा या फिर राजनैतिक पुरस्कार पर आधारित होती है। इसको पद पुरस्कार पद्धति या स्पॉइल सिस्टम भी कहते हैं। स्पॉइल माने बिगड़ा हुआ, एक तरीके से ये गलत तरीका इसको कहा जा सकता है। इस परंपरा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक ये प्रथा इंग्लैंड में भी प्रचलित थी। इसे हम संरक्षण नौकरशाही के नाम से जानते हैं, यानी जिस दल का शासन है वो दल अपने कृपा पात्र लोगों को नौकरशाही के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां देता है। अगला इसका प्रकार है योग्यता मूलक नौकरशाही, मेरिट ब्यूरोक्रेसी। लोक सेवा का ये सबसे प्रचलित स्वरूप है जो सभी आधुनिक राज्यों में इसको अपनाया गया है। इसमें लोक सेवकों का चयन और उनकी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होती है। सरकारी सेवाएं लोक सेवाएं हैं, इनको प्रतिभाओं के लिए खोल दिया जाता है। इसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है और निश्चित कार्यकाल लोक सेवकों को उपलब्ध रहता है। सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है। वेतन और भत्तों के प्रति भी तार्किक उपागम है उसको अपनाया जाता है। उनको पदोन्नति की सुविधा है वो मिलती है और उचित समय पर समस्त परिलाभों के साथ सेवानिवृत्ति भी दी जाती है। तो FM मार्क्स ने विभिन्न समय में विभिन्न समाजों में प्रचलित नौकरशाहियां हैं उनको इन प्रमुख 4 भागों में या 4 स्तरों में वर्गीकृत किया है। एविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की बुराइयां। कल्याणकारी स्वरूप वाले जो सभी राज्य हैं उनमें नौकरशाही की भूमिका और उसकी शक्तियां हैं, इन सब में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनका परंपरागत कार्य नौकरशाही चूंकि कार्यपालिका का ही एक भाग है तो इनका परंपरागत कार्य है वो है नीति क्रियान्वयन। इसके अतिरिक्त जो राज्यों का बदलता हुआ स्वरूप है उसने इसे न्यायिक और विधायी शक्तियां भी प्रदान कर दी है। यानी सरकार की जो तीनों प्रकार की शक्तियां हैं वो अब नौकरशाही के पास आ गई है, तो इसका शक्ति का दायरा है वो विस्तृत होता जा रहा है। इस तरह के शक्तियों का जो केंद्रीकरण है इसकी काफ़ी आलोचना अनेक विद्वानों के द्वारा की गई है। जैसा कि लॉर्ड हैवर्ट ने कहा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रदत्त विधि निर्माण और जुडिशियल जो इसको पावर अधिनिर्णय के रूप में दी गई है, यानी इसकी लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स की वजह से एक नई प्रकार की तानाशाही है वो पैदा हो रही है। यानी हैवर्ट का कहना है कि नौकरशाही की वास्तविक शक्तियां हैं वो एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, लेकिन लेजिस्लेटिव यानी विधायी और न्यायिक शक्तियां मिलने के कारण एक नई प्रकार की तानाशाही का उदय हो रहा है। CK एलन का कहना है कि ये प्रदत्त विधि निर्माण है, इससे नौकरशाही है इसकी जीत हुई है, ये काफ़ी मजबूत होती जा रही है। हैरल्ड लास्की ने भी कहा है कि नौकरशाही के हाथों में ये सत्ता का केंद्रीकरण हो जाने से लोगों के अधिकारों में कमी आती है। नौकरशाही सरकार की वह व्यवस्था है
जिसमें नियंत्रण अधिकारियों के हाथों में इतनी पूर्णता के साथ होता है कि उनकी शक्ति आम नागरिकों की स्वतंत्रता को खतरे में डाल देती है। इसी प्रकार रैमजे म्योर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ब्रिटेन का शासन कैसे चलता है, इस पुस्तक में उन्हें लोकसेवकों की बढ़ती हुई ताकत पर हमला किया है, प्रहार किया है। उनका कहना है कि हमारी सरकारी प्रणाली में नौकरशाही की ताकत बेहद ज़्यादा है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वह विधि निर्माण का कार्य हो या फिर वित्तीय कार्य हो। वो इसे फ्रैंकिस्टाइन दैत्य का उपमा है वो देते हैं। इनके अनुसार कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अपने जन्मदाता को ही नष्ट करती हुई प्रतीत हो रही है, यानी सरकार की जो अन्य संस्थाएं हैं, नौकरशाही है, ये उनके ऊपर हावी होती जा रही है। तो इस प्रकार इन विचारकों ने नौकरशाही की आलोचना की है। पार्किंसन ने भी 1955 में एक नियम प्रतिपादित किया, इसे हम नौकरशाही का उभरता हुआ पिरामिड कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार लोक सेवकों की जो बढ़ती हुई संख्या है, यानी कर्मचारियों की जो बढ़ती हुई संख्या है और उनका जो कार्य है, उसमें कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। यानी जितनी उनकी संख्या बढ़ रही है उसके बराबर उनके पास में वर्कलोड नहीं है। दिनों दिन वो अपने लिए नए कार्य है वो ढूंढते रहते हैं, कार्य अपने लिए जनरेट करते हैं, खुद के लिए काम निकालते रहते हैं। पार्किंसन का कहना है कि नौकरशाही में अपने काम को बढ़ाने और अपने लिए नए कार्य पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। यानी लोक सेवकों की ये प्रवृत्ति है कि वो काम को लंबा खींचते हैं या नए अपने लिए काम है वो जनरेट करते हैं, जिससे इनकी संख्या में, लोक सेवकों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे। इन सब कमियों के, बुराइयों के बावजूद नौकरशाही है वो विकासशील समाजों का बहुत ही आवश्यक घटक है। इसका इन सब बुराइयों के बावजूद एक सकारात्मक पक्ष भी है कि इसने प्रशासन को अधिक कार्यकुशल, विशेषीकृत, तर्कसंगत और अवैयक्तिक बनाया है। यानी इसमें पर्सनल टच है वो नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज जो हैं उनको वैसा ही एग्जीक्यूट करती है। इसमें कोई पार्शियलिटी या भेदभाव है वो नहीं होता है। विलियम ब्रेवरिज ने ठीक ही कहा है कि यदि जनतंत्र अपनी शक्ति को पहचानता है तो नौकरशाही से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पहले जो हमने विचारक पढ़े हैं उन सब का मानना है कि नौकरशाहों के हाथों में जो बढ़ती हुई ताकत है या सत्ता का नौकरशाहों के पास जो केंद्रीकरण है वो नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल देता है। यहाँ पर बेवरिज ने कहा है कि यदि जनता अपनी ताकत को पहचानती है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, जागरूक है, अपने लिए आवाज़ उठाना जानती है, तो नौकरशाही से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हर्बर्ट मॉरिसन ने भी इसके सकारात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला है और कहा है कि नौकरशाही है वो संसदीय जनतंत्र की कीमत है। धन्यवाद।